नमस्कार दोस्तों। बिजनेस टाइम स्पॉटलाइट में आपका स्वागत। इन दिनों देश में कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है अंबानी ब्रदर्स। जी हाँ, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ये दो बिजनेसमैन भाई इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों का न्यूज़ में होने की वजह एक दूसरे से एकदम अलग है। मतलब इन 20-25 दिनों में अमेरिका से 5-6 अलग-अलग कंपनियों ने मुकेश भाई के जियो में काफ़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया है। वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी अपनी 2 कंपनियां बेच रहे हैं और कल लंदन की अदालत ने अनिल अंबानी को चाइनीज बैंक का $71 बिलियन का कर्जा 21 दिन में देने का आदेश दिया है। ऐसा क्या हो गया अनिल अंबानी के साथ, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, पर आज उन पर कंपनी बेचने की वक्त आ गई है? जानते हैं आज के स्पॉटलाइट में। पर आगे जाने से पहले याद दिलाते हैं चैनल शेयर और सब्सक्राइब करने की। रिलायंस बिजनेस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी 6 जुलाई 2002 को गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक कोई भी वसीयतनामा नहीं किया था। उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल पिताजी के साथ रिलायंस देख रहे थे। मुकेश अंबानी बिजनेस का एग्जीक्यूशन और अनिल अंबानी फाइनेंस देख रहे थे। यंग, फुर्तीले और स्मार्ट अनिल अंबानी रिलायंस के लिए फाइनेंसर आसानी से जुटा पा रहे थे। सब कुछ अच्छा था, पर सिर्फ धीरूभाई के गुजरने तक। उनके बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। फिर एंट्री हुई माँ कोकिलाबेन अंबानी की। उन्होंने दिसंबर 2005 में रिलायंस का बंटवारा कर दिया और दोनों भाई का दो अलग रिलायंस हो गया। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल मिला और अनिल अंबानी को टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और पावर सेक्टर आदि। मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रियल एस्टेट रखा और अनिल ने रखा रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप। इस वक्त दोनों का नेटवर्क एक जैसा, मतलब समान था। और फिर अगले ही साल 2006 में अनिल अंबानी ने अपने $42 बिलियन के नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में छठे नंबर पर आ गए। पर यह सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी, क्योंकि अनिल अंबानी का बिजनेस करने का तरीका थोड़ा अलग था। मतलब यंग और डायनामिक अनिल अंबानी रिस्क लेना पसंद करते थे, और रिस्क लेते वक्त कुछ सोचते नहीं थे। बिजनेस बड़ा करना मतलब एक के बाद एक कंपनी खड़ी करना होता है, ऐसा शायद उन्हें ठान लिया था। इसलिए हर एक सेक्टर में रिलायंस एडीए ने एंट्री कर ली थी। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि इसका आगे जाके क्या हो सकता है। मतलब फिल्म प्रोडक्शन से लेकर डिफेंस तक हर सेक्टर में अनिल अंबानी छाए हुए थे। आपको याद होगा 2008 में अनिल अंबानी ने स्टीवन स्पीलबर्ग के ड्रीमवर्क के साथ वेंचर किया था। उसी से पहले 2005 में एडलैब फिल्म के कुछ मेजर स्टेक्स उन्होंने खरीदे थे। दूसरी तरफ उन्होंने बिग एफएम स्टार्ट किया था। डीटीएच मूवी थिएटर में तो थे ही, उसी के साथ टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, हर जगह एडीए ग्रुप फैल रहा था। लेकिन ये फैलना बिना हाथ पैर का था, क्योंकि इनमें से कई सेक्टर अनिल अंबानी के लिए थे एकदम नए थे, एकदम फ्रेश। मतलब उनको कैसे करना है ये समझने में उनको काफी साल लग गए। दूसरी ओर इनमें से किसी भी सेक्टर में एडीए ग्रुप को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सिवाय रिलायंस कैपिटल के। तो फिर उन्होंने क्या किया? कर्जा उठाना शुरू कर दिया। मतलब एक बिजनेस के प्रॉफिट से दूसरा बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तुरंत एकदम अलग सेक्टर में नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो भी बैंकों से भारी भरकम कर्जा लेकर। और फिर आगे ना बिजनेस प्रॉफिट दे रहे थे, ना बैंकों का कर्जा कम हो रहा था। तो वही हो गया जो ऐसा करने वाले हर किसी के साथ होता है। बैंक रिकवरी के लिए पीछे पड़ गए, तो ऐसे वैसे कैसे कैसे कर कर कुछ कर्जा चुका दिया। और फिर आया एक दिन एरिक्सन का केस। आपको याद होगा, यदि स्वीडिश कंपनी एरिक्सन के 580 करोड़ नहीं चुकाए तो जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद अनिल अंबानी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। और इसी वक्त बड़े भाई मुकेश अंबानी छोटे भाई को बचाने के लिए आ गए थे और आरकॉम का हिस्सा खरीद लिया और एरिक्सन के पैसे चुकाने में बड़ी मदद कर दी। इस घटना के बाद अनिल अंबानी फिर से सुर्खियों में छाए रहे, क्योंकि कुछ साल पहले दुनिया के अमीर लोगों में छठे नंबर पर रहने वाला बंदा अपना कर्जा नहीं चुका सकता, ये तो लोगों के लिए गॉसिप का सब्जेक्ट हो गया। पर इससे बुरा और आगे होने वाला था। फरवरी 2020, मतलब कुछ महीने पहले, इंग्लैंड के कोर्ट में अनिल अंबानी ने अपना नेटवर्थ जीरो बताते हुए खुद को बैंकरप्ट घोषित किया, जिस पे भरोसा करना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन था। पर यह सच था। अपने और कुछ कर्जे चुकाने के लिए अभी कुछ दिनों पहले अनिल अंबानी ने अपनी दिल्ली डेस्कॉम, बीएसईएस, ये दो पावर सेक्टर की कंपनी बेचने की घोषणा कर दी। केपीएमजी ये डीलिंग देख रही है। और फिर होते होते आ गई कल चाइना के 3 बैंकों की $71 बिलियन देने की न्यूज। एरिक्सन के टाइम पर तो बड़े भाई ने बचाया था, पर ऐसा होना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी जियो को चारों ओर फैलाने में अभी लगे हैं, और ऐसे हालात में उनका हाथ देना थोड़ा मुश्किल ही है। दूसरी ओर एक रिलीफ की बात यह है
कि कोर्ट ने मान लिया है कि ये कर्जा अनिल अंबानी ने खुद के लिए नहीं उठाया है, पर हाँ, उन्होंने ये खुद के जिम्मे पे कर्जा उठाया है। उस पर उनके साइन है, ये बात भी कोर्ट ने अंडरलाइन कर दी है। तो जाहिर सी बात है, अनिल अंबानी को ये कर्जा अब चुकाना ही पड़ेगा, पर किस कीमत पर वो देखना होगा, क्योंकि फरवरी 2020 में उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया है। पर हाँ, एक बात हमें जाननी होगी, वो अभी भी बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप आज भी है। ये कर्जा कहीं से चुकाकर शायद उसके लिए एक आध कंपनी के शेयर बेचकर फिर से वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही पर फ्लाई कर देंगे और अपने बिजनेस में फिर से पैर जमा लेंगे। लेकिन उसके बाद उनको बड़ी सावधानी से बिजनेस करना होगा। बड़ा कर्जा उठाकर बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, ये अनिल अंबानी अब अच्छे से समझ गए होंगे। और बड़े भाई मुकेश अंबानी जिस तरह अपना बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता हर घर हर हाथ में कैसे पहुंचा रहे, वो भी उनको देखकर समझ लेना होगा। तो आज यहीं पर रुकते हैं। तब तक आप ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन प्रेस करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं कल नई बिजनेस अपडेट के साथ। धन्यवाद।